सोर्ड एंड शील्ड पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, एक व्यापारी है जो अपने हथियारों की खूबियों की बढ़ चढ़कर प्रशंसा करता है। वह सबके सामने एक तलवार उठाकर कहता है, यह इतनी धारदार है कि किसी भी वस्तु को चीर सकती है। फिर वह एक ढाल दिखाता है और यह इतनी मजबूत है कि किसी भी वार को रोक सकती है। भीड़ में खड़ा एक जिज्ञासु व्यक्ति पूछता है, अगर आपकी तलवार आपकी ढाल से टकराए तो क्या होगा? यह सवाल व्यापारी को चुप कर देता है, क्योंकि अगर तलवार वाकई सब कुछ काट सकती है तो वह ढाल को भी काट देगी, और अगर ढाल हर आक्रमण रोक सकती है तो वह तलवार को भी रोक देगी। दोनों दावे परम हैं, लेकिन जब वे एक दूसरे से टकराते हैं तो वे एक दूसरे को असंभव बना देते हैं। यही है सोर्ड एंड शील्ड पैराडॉक्स। इसे पश्चिमी दर्शन में एक और नाम दिया गया है, इरेजिस्टिबल फोर्स वर्सेस इमूवेबल ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसी शक्ति जिसे कोई रोक न सके और एक ऐसा अवरोध जिसे कोई हिला न सके। पर सोचिए, अगर दोनों सच हैं तो जब टकराएंगे कौन जीतेगा? तर्क यहीं उलझ जाता है। दर्शन में इस विचार को और गहराई मिलती है। उदाहरण के लिए यह सवाल, क्या भगवान ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वह खुद भी न उठा सके? यह प्रश्न स्वयं में विरोधाभासी है। अनंत शक्ति और उस शक्ति की सीमा दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यह पैराडॉक्स केवल दर्शन या हथियारों तक सीमित नहीं है। हम अपने जीवन में भी कई बार ऐसे परम दावे करते हैं, मेरा सिस्टम अचूक है, यह सुरक्षा अभेद्य है, यह फैसला अंतिम है। लेकिन जैसे ही कोई अप्रत्याशित घटना घटती है, वे दावे ढह जाते हैं। सोर्ड एंड शील्ड पैराडॉक्स हमें सावधान करता है कि जब भी हम सब कुछ, हमेशा, अंतिम, परम जैसे शब्द इस्तेमाल करें तो सोचें, क्या ये एक दूसरे से टकरा सकते हैं? क्या ये किसी विरोधाभास को जन्म देंगे? तर्क की सीमा यही है, दो अतियों का एक साथ सच होना नामुमकिन है। अंत में यह सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि इस दुनिया को पूर्ण काले या श्वेत रंगों में मत देखिए। हर दावा, हर सिद्धांत अपनी सीमा के भीतर ही सही होता है, और अगर कोई कहे कि उसके पास अल्टीमेट पावर है तो एक बार जरूर सोचिए, क्या वह दावा खुद में ही टूटता तो नहीं? सिम्पसन्स पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, आपके पास दो इलाजों के आंकड़े हैं, उपचार ए और उपचार बी। आप देखते हैं कि कुल मिलाकर ए की सफलता दर बी से ज्यादा है। बिल्कुल स्पष्ट लगता है ए ही बेहतर है। मगर जैसे ही आप इन्हीं आंकड़ों को उपसमूहों में बांटते हैं, उदाहरण के लिए उम्र के आधार पर, एक अजीब सा सच सामने आता है। हर उपसमूह में बी की सफलता दर ए से ज्यादा है। यह चौंकाने वाला पल ही कहलाता है सिम्पसन्स पैराडॉक्स। यह पैराडॉक्स दिखाता है कि जब हम आंकड़ों को अलग अलग समूहों में देखते हैं तो जो रुझान दिखते हैं वही रुझान जब हम उन आंकड़ों को जोड़कर कुल औसत निकालते हैं तो उलट जाते हैं। यह हमारी सोच को झटका देता है, क्योंकि हम मानते हैं कि कुल आंकड़े सच्चाई का बेहतर आंकड़े होते हैं, लेकिन कई बार वही आंकड़े भ्रम भी पैदा कर सकते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण लें, एक विश्वविद्यालय के एडमिशन डाटा का। कुल आंकड़ों में पुरुषों का प्रवेश प्रतिशत महिलाओं से ज्यादा दिखा। लोगों ने कहा यह लिंग भेद है, लेकिन जब डाटा को विभागवार देखा गया, हर विभाग में महिलाओं का प्रवेश प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा था। तो ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि महिलाएं ज्यादातर उन विभागों में आवेदन कर रही थीं जहां प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी, जबकि पुरुषों ने ऐसे विभाग चुने जहां प्रवेश पाना अपेक्षाकृत आसान था। यही है सिम्पसन्स पैराडॉक्स का असली सार। संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कुल औसत आंकड़े कभी-कभी सच्चाई को छिपा भी सकते हैं। इसका कारण यह है कि हर समूह का आकार उसकी भूमिका को बदल देता है, और जब हम उन सब को मिला देते हैं तो वास्तविक पैटर्न छुप जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी यह पैराडॉक्स परेशान करता है, क्योंकि हम अक्सर यही सुनते आए हैं, बड़ी तस्वीर देखो। लेकिन कभी-कभी वही बड़ी तस्वीर असलियत को उल्टा दिखा सकती है। असल में हो सकता है हर उपसमूह में ट्रेंड एक जैसा हो, मगर जब सबको जोड़ा जाए तो वह रुझान ही बदल जाए। इसका प्रभाव सिर्फ अकादमिक नहीं है। मेडिकल रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, सोशल साइंस, हर जगह इस पैराडॉक्स की अहमियत है। अगर हम सिर्फ औसत देख लें तो हम गलत फैसले ले सकते हैं,
इसलिए अच्छे शोधकर्ता हमेशा आंकड़ों को समूहों में बांटकर गहराई से समझते हैं। सावधानी रखते हैं कि कहीं सिम्पसन्स पैराडॉक्स छिपा तो नहीं। इस पैराडॉक्स का असली संदेश यही है, आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, पर उन्हें देखना उतना ही महत्वपूर्ण है। कॉरिलेशन और कॉजेशन, इनमें फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम आंकड़ों को जोड़ते हैं तो कई बार उन जोड़ में वो विवरण खो जाते हैं जो नतीजों की दिशा ही पलट सकते हैं। यही खोया हुआ विवरण कई बार पूरी तस्वीर बदल देता है। अंततः सिम्पसन्स पैराडॉक्स यह दिखाता है कि गणित और आंकड़ों की ताकत सिर्फ सही दिशा नहीं दिखाती, गलत फहमियां भी पैदा कर सकती है अगर हमने गहराई से न देखा हो। यह पैराडॉक्स हमें विनम्र बनाता है, याद दिलाता है कि संख्या बोलती है, लेकिन उनका अर्थ समझना हमारी जिम्मेदारी है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, समय यात्रा मुमकिन हो चुकी है और आपके पास एक टाइम मशीन है। आप तय करते हैं क्यों ना अतीत में जाकर अपने दादा से मिला जाए जब वो जवान थे। आप जाते हैं, उन्हें देखते हैं, उनसे मिलते हैं, मगर फिर किसी हादसे से या शायद जानबूझकर आप उनके और आपकी दादी के मिलने की घटना को रोक देते हैं। अब जरा ठहरिए, उनके मिलने से आपके माता पिता का जन्म होना था और फिर आपका। लेकिन अगर वे मिले ही नहीं तो आपके माता पिता पैदा नहीं होते और फिर आप भी कभी जन्म नहीं लेते। पर अगर आप कभी पैदा ही नहीं हुए तो फिर आप अतीत में जाकर उन्हें रोकने गए कैसे? बस यही है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, एक अनसुलझी गुत्थी जो कारण और परिणाम के बीच की सीधी रेखा को मोड़ देती है। ये सवाल उठाती है, अगर हम अतीत की कोई घटना बदल दें तो क्या उसका असर भविष्य पर होगा? और अगर वह असर खुद हमारे अस्तित्व को मिटा देता है तो फिर वह बदलाव कभी हुआ भी कैसे? इसे आसान भाषा में समझें। अगर आप अतीत में जाकर ऐसा कुछ करें जिससे आपका जन्म ही ना हो, तो वो काम आप करते कैसे? क्योंकि आप तो हैं ही नहीं। यह विरोधाभास है जहां कारण और परिणाम एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। अब आइए देखते हैं कि वैज्ञानिक इसका हल कैसे सोचते हैं। एक मशहूर विचार है पैरेलल यूनिवर्स का, यानी जैसे ही आप अतीत में कुछ बदलते हैं, एक नई टाइमलाइन फूट निकलती है। वह दुनिया, वह समय रेखा आपकी अपनी मूल टाइमलाइन से बिल्कुल अलग होती है। आपने वहां अपने दादा को रोका, मगर आपकी असली टाइमलाइन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। आप वहीं के वहीं हैं। दूसरा विचार आता है टाइम लूप्स या क्लोज्ड टाइमलाइन कर्व्स का। इस थ्योरी के अनुसार जो कुछ भी आप अतीत में करते हैं वह पहले से ही इतिहास का हिस्सा होता है। मतलब आप चाहें भी तो अतीत को नहीं बदल सकते। आपके हर कदम को पहले से इतिहास में जगह मिल चुकी होती है। इसे कहा जाता है सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। एक ऐसी दुनिया जहां आप कोशिश करेंगे मगर सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो होना था वही होगा। यह कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं, यह हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देता है। हमने हमेशा माना पहले कारण होगा फिर परिणाम, लेकिन टाइम ट्रैवल दिखाता है कि भविष्य भी अतीत में दखल दे सकता है। भौतिकी की दुनिया में भी यही पैराडॉक्स समय यात्रा के खिलाफ एक बड़ा तर्क है। अगर समय यात्रा मुमकिन होती तो ये स्वविरोधी हालात पैदा क्यों होते? कुछ सिद्धांत जैसे आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी समय यात्रा को पूरी तरह खारिज नहीं करते, मगर यह साफ है कि यह केवल खास परिस्थितियों में ही मुमकिन हो सकता है। अंत में ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक चेतावनी है कि भले ही समय यात्रा रोमांचक लगे, हमारे पारंपरिक कारण परिणाम के सिद्धांत उसे पूरी तरह नहीं समझा सकते। चाहे आप ऑल्टरनेट टाइमलाइंस की कल्पना करें या टाइम लूप्स की, यह पैराडॉक्स हमेशा इंसानी सोच, विज्ञान और दर्शन को चौंकाता रहेगा और याद दिलाता रहेगा, समय शायद उतना सीधा नहीं जितना हम समझते हैं। पैराडॉक्स ऑफ द रेवन। कल्पना कीजिए, कोई आपसे कहे हरे रंग के एक सेब को देखकर भी यह साबित किया जा सकता है कि सभी कौवे काले होते हैं। सुनने में अजीब लगता है, शायद बेतुका, पर यहीं से शुरू होता है एक उलझा हुआ तर्क, जहां लॉजिक और इंसानी सोच की सीमाएं आमने सामने आ खड़ी होती हैं। बात एक सीधी सी पंक्ति से शुरू होती है, सभी कौवे काले होते हैं। तार्किक रूप में कहें तो अगर कोई वस्तु कौवा है तो वह काली होगी। अब इसी का एक और रूप होता है, अगर कोई वस्तु काली नहीं है तो वह कौवा नहीं होगी। ये दोनों वाक्य
लॉजिक की नजर में बराबर हैं। अब सोचिए, आपने एक हरा सेब देखा, वह काला नहीं है और वह कौवा भी नहीं है। तो क्या हुआ? उसने इस वाक्य की पुष्टि कर दी, अगर कोई वस्तु काली नहीं है तो वह कौवा नहीं होगी। और क्योंकि यह कथन मूल कथन के समान है, इसलिए हरा सेब भी अप्रत्यक्ष रूप से उसी बात का समर्थन करता है कि सभी कौवे काले होते हैं। अब यहीं से दिमाग ठिठकता है। हम सोचते हैं, एक सेब को देखकर हम कैसे तय कर सकते हैं कि कौवे क्या रंग के होते हैं? यही है वह विरोधाभास, जहां लॉजिक कहता है यह सबूत है और हमारी सहज समझ कहती है यह तो बेमतलब है। हमारी आदत है, जिसे हम देख रहे हैं वही उदाहरण प्रमाणिक लगे। सीधे सीधे काले कौवे वो हमें भरोसेमंद लगते हैं, लेकिन लॉजिक का अपना नियम है, उसके लिए काली नहीं तो कौवा नहीं भी उतना ही मूल्यवान है। इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है, क्या हर उदाहरण एक जैसा महत्व रखता है? तकनीकी तर्क कहता है हां, हर वैध अवलोकन समर्थन करता है, मगर हमारी व्यावहारिक सोच वो कहती है कुछ प्रमाण ज्यादा सटीक होते हैं और कुछ बस आंकड़ों की गिनती भर। यहीं से ये उलझन पैदा होती है कि हरा सेब भी किसी तरह उस बात को सही ठहरा रहा है जो दिखने में उससे बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ तर्क की बात नहीं, ये हमारे सोचने के तरीके को टटोलने वाली बात है। क्या लॉजिक और अनुभव हमेशा साथ चलते हैं या दोनों की दुनिया ही अलग है? यह विरोधाभास कोई हल नहीं देता, बस एक खिड़की खोलता है जहां हम देख सकते हैं तर्क और मानव अंतर्ज्ञान के बीच की खाई। शायद यही सीख है कि हर डेटा, हर दलील प्रासंगिक भी होनी चाहिए, सिर्फ सही होना काफी नहीं, क्योंकि अंत में समझ वही गहरी होती है जो सिर्फ जवाब नहीं देती, सवाल भी उठाती है। अगर इन कहानियों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी और भी ज्यादा गहराई लेकर आएगी।